हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये टॉप 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो से आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप मेरे कहने पर ये वीडियो 2 बार देखिएगा। दोस्तों, अगर इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिले तो आप इस वीडियो को एकदम डिसलाइक कीजिएगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर क्या करेंगे इसमें, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातुएं एवं अधातुएं, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का वर्गीकरण, यानी दोस्तों जो केमिस्ट्री है यानी रासायनिक विज्ञान क्लास 10 का, वो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन अगर मिलता है ऑब्जेक्टिव वाला क्लास 10 का केमिस्ट्री से, तो आप आराम से कर सकते हैं, यानी पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10 क्लास के नहीं हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर 10 क्लास के विद्यार्थी के साथ शेयर करें और उनका थोड़ा मदद कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। यानी दोस्तों क्या होता है, हम लोग देखते हैं लोहा अगर पड़ा रहता है, ठीक है, समझिएगा दोस्तों हम क्या कह रहे हैं उसको समझिएगा, है ना। लोहा अगर बहुत दिन तक एक जगह पर पड़ा रहता है तो हम लोग देखते हैं उसमें रस्टिंग पकड़ लेता है, यानी जंग लग जाता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, लोहे के ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है। और उस जिंक की कोटिंग को दोस्तों हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर दोस्तों अगर बात करें, अगर आपको जिंक ना देखने को मिले तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ग्रीस, ऑयल, जिंक लेप, ठीक है। तो ये सभी का सभी लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O4। दोस्तों, ऐसा समीकरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आप अगर पूरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ऐसा समीकरण अगर आपको देखते हैं तो आप लोग मन ही मन घबरा जाते हैं कि सर हम कैसे बनाएं, ठीक है। और उसमें आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा कि बताइए संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, या फिर विस्थापन है, या फिर द्विविस्थापन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों समझिएगा, ठीक है। दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर एक कोई तत्व दिया गया है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ ए, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक तत्व दिया गया है, मान लीजिए बी, और इन दोनों को रिएक्शन करवा देता है, जैसे यहाँ पर है ना ऐसे एरो जैसा। रिएक्शन करने के बाद इन दोनों को जोड़ करके अगर एक साथ लिख लिया जाता है तो ये जो रिएक्शन है ये है संयोजन अभिक्रिया। क्या बोले दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। ऐसा अगर अब किसी अभिक्रिया में होता है तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो एक टॉपिक आपको ये समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होगा। दो गो ऐसा चीज दिया रहेगा दोस्तों, और मान लीजिए दोस्तों ऐसा बना रहता तो अगर पूछता कि कौन सा अभिक्रिया है तो ये हो जाता संयोजन अभिक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम लोग को और 3 को समझना पड़ेगा। वियोजन अभिक्रिया क्या है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा चीज दिया हो, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता रहा हूँ, ए और बी दिया गया है, ठीक है। और इसका अगर रिएक्शन करवा दिया जाए और ए और बी अलग अलग हो जाए तो इसे कहते हैं वियोजन, यानी एक दूसरे से बिछड़ जाना, वियोजन हो जाना, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको रिएक्शन में देखने को मिले, कोई एक यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर दिया गया हो और दो रिएक्शन करने के बाद दो चीज़ अलग अलग हो जाता है तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दोस्तों आपको फिर भी एक सवाल नहीं बना होगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये सवाल आपको नहीं बना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको संयोजन हो गया, वियोजन हो गया। आप दोस्तों देखिए विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर कोई एक तत्व दिया गया है ए,
ठीक है, और यहाँ पर एक तत्व दिया गया है बी और सी साथ में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और उसको अगर रिएक्शन करवा दिया जाता है और अगर ए बी या फिर सी के साथ हो जाए और सी अलग हो जाए तो इसे कहेंगे दोस्तों विस्थापन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कोई अकेला था और यहाँ जाकर के इन जो कपल्स था उसके साथ आके मिल जाए और यहाँ का जो एक कपल्स था उसको हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन वाला भी चीज मैं समझा दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पर कोई दो तत्व है ए और बी, यहाँ पर भी कोई दो तत्व है सी और डी। इसको रिएक्शन करवा दिया जाए और ए आपस में चेंज हो जाए, ए और सी एक साथ आ जाए और बी और डी एक साथ आ जाए तो इसको कहेंगे दोस्तों द्विविस्थापन, क्योंकि ये भी अपना विस्थापन किया, ये भी अपना विस्थापन किया, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर Fe2O3 2L था दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कौन सा रिएक्शन होगा। L सिर्फ किसी के साथ नहीं है, L अकेला है। ठीक है, और L जो एल्युमिनियम अकेला था यहाँ से O आकर के जुड़ गया और Fe को अलग साथ छोड़ दिया। तो अलग साथ छोड़ देने वाला क्या होता है? अलग साथ छोड़ देने वाला होता है विस्थापन। अगर एल्युमिनियम के साथ और कोई तत्व होता और आपस में चेंज हो जाता तो हो जाता द्विविस्थापन। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ये वाला पूरा एक कंसेप्ट था, इसलिए समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी आपको उतना टाइम नहीं लगेगा दूसरा क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलेन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों आप लोग जरूर सुने होंगे लिटमस पेपर है ना। तो लिटमस पेपर एक्चुअल है क्या दोस्तों? लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, यानी सूचक है, जिसमें अगर अम्ल या फिर क्षार डाला जाता है तो वो क्या करता है, अपना रंग चेंज कर लेता है। तो इस सवाल में पूछा गया है ये जो लिटमस पेपर है ये बनता किससे है? तो बनता है लीचेन नामक एक पौधे से, है ना। और अगर हम लोग जानेंगे कि लीचेन किस क्षेत्र में यह होता है, उगता है, तो जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एकदम ना हो। समझ में आ गया? और ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अगर इसमें अम्ल गिराया जाता है तो वो लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है, अगर इसमें क्षारीय गिराया जाता है तो वो नीला रंग में परिवर्तन हो जाता है। सवाल दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है, कौन सा ऐसा बोलेगा पदार्थ है जो नीला को लाल कर देता है? नीला को लाल, यानी लाल बाद में आया तो कौन करेगा? लाल खतरा यानी अम्ल। ठीक है, और अगर पूछे कि लाल को नीला कौन कर देता है तो नीला कर देता है क्षार। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग अगर ध्यान से सुने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप सोचिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, नील को लाल कर देता है, यानी कौन करेगा? अम्ल। ठीक है, तो उसमें उसका पीएच संभवतः क्या होगा, यानी पीएच स्केल में उसको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं पीएच स्केल आपको समझा दे रहा हूँ। दोस्तों मान के चलिए ये पीएच स्केल है, यहाँ पर हो जाएगा 7, इधर है 0 और इधर है 14। ठीक है, अब दोस्तों आपको बार बार देखने को मिलेगा पीएच। तो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये जो 7 है, 7 से अगर हम लोग 0 के साइड में आए तो ये होता है अम्लीय नेचर का। ठीक है, और 7 से अगर 14 के तरफ आए यानी 14 के तरफ आए तो ये होता है क्षारीय नेचर का। ठीक है, यानी क्षार्य होगा। तो इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और 7 को कहते हैं दोस्तों उदासीन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, नीला से लाल किसमें होता है? अम्ल में होता है। तो अम्ल 7 से इधर वाला होगा, 7 से 0 के तरफ वाला अम्ल होगा और 7 से 14 के तरफ क्षारीय होगा। तो ये तो क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, 7 तो उदासीन होता है, यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, आपको रटना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 ½
2O। दोस्तों ये डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्या बोले, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक दूसरा और फॉर्मूला भी याद रखिएगा, वो है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, यानी इससे साथ ही में है CaSO4 2H2O। ये दो फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, यानी दोस्तों जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर, उसका रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है Na यानी नाइट्रोजन, सॉरी दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। और एक इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को मतलब फुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, गलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारीय वाला, है ना। तो याद रखिएगा प्रबल अम्ल कौन कौन सा है, मैं आपको लिस्ट दे देता हूं दोस्तों। है H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों अगर ये सब चीज़ आपको, ये सब अम्ल अगर आपको देखने को मिले, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल है, तो ये सब प्रबल अम्ल में होगा। और अगर आपको क्षारीय अम्ल पूछे यानी दुर्बल अम्ल पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों NaOH, ठीक है, और KOH, उसके साथ साथ लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक एसिड, ये सभी के सभी दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रबल अम्ल पूछा गया है, कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर के जैसा है, सिर्फ आपको याद रखना है सवाल क्या है। सवाल है एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक शोध। दोस्तों एसिटिक जो अम्ल होता है ये सभी के सभी खट्टे फलों में होता है, यानी स्पेशली नींबू संतरे इसमें होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड किस में होता है, संतरे और नींबू में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है टार्टरिक, तो ये आपको याद रखना है इमली में, ठीक है। और अगर टमाटर में पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaOCO3 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपको याद रखना है, पूरा रट जाइए, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अम्लगम के बारे में मैं बता देता हूँ। दोस्तों अम्लगम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अटपटा सा बिहेव करना, है ना। आप लोग सभी जानते हैं कि धातु और अधातु को मिक्स करेंगे तो एक दूसरा मिश्र धातु बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनको दूसरे धातु के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। वो धातु क्या है, वो होगा दोस्तों पारा, ठीक है, पारा, ठीक है, याद रखिएगा पारा इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। और अम्लगम कहीं भी आप लोग देख लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप आंख मूंद करके पारा में टिक लगाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो पारा होता है दोस्तों आप लोग जरूर देखे होंगे थर्मामीटर में होता है पारा, ठीक है। तो याद रखिएगा अम्लगम का संबंध किससे होगा, पारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी इनमें से कौन सा धातु है जिसमें
जो विद्युत होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सबसे अच्छा फॉलो करता है यानी चलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा Ag। Ag का मतलब होता है क्या? Ag का मतलब होता है आपका, याद रखिएगा चांदी। ठीक है, चांदी होता है Ag का मतलब। तो चांदी में सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है। उसके बाद याद रखिएगा, रखना है तो वो हो जाएगा तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है पीतल। तो पीतल क्या है? पीतल है तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। फिर दोस्तों अगर एग्जाम में आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना हो कि मिश्र धातु जो पीतल का मिश्र धातु जो पीतल से बना है वो उसमें क्या क्या चीज़ होता है, यानी कौन कौन सा धातु से के मिलने से पीतल बनता है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से होता है दोस्तों, बनता है पीतल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? आप लोग बच्चा जानते हैं कि हो जाएगा सोडियम। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रिक खेला है और यहाँ पर सोडियम आपको दिया ही नहीं, तो आप क्या आंसर करेंगे? बहुत जन क्या करेगा? बहुत जन आंसर करेगा दोस्तों कॉपर। ठीक है, लेकिन दोस्तों गलत है, कॉपर करेगा। दोस्तों याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो ग्रुप के मेंबर होता है, ये इन सभी ग्रुप के मेंबर को आराम से चाकू से काटा जा सकता है। अगर आपको ऑप्शन में सोडियम मिले तो सोडियम तो टिक कर सकते हैं आराम से, और अगर जैसे इस क्वेश्चन में आपको सोडियम नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो सोडियम के जगह पर अगर आपको लिथियम मिले तो भी टिक करना है, पोटेशियम मिले तो भी टिक करना है, यानी यम यहाँ पर पीछे आपको यम मिल जाए तो टिक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखना है कैल्शियम नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों सवाल है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घोला जाता है? तो किस द्रव में सोना पूरी घुल जाता है, उसको समझने के लिए आपको अम्ल राज को समझना है। दोस्तों अम्ल राज क्या होता है? अम्ल राज एक प्रकार का तेजाब होता है, यानी अम्ल एकदम एसिड होता है। ठीक है, एसिड किस किस चीज़ से बना होता है? याद रखिएगा, ये बना होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों को जब पूरा मिला दिया जाता है, किस अनुपात में मिलाया जाता है वो भी समझिएगा। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसको 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल उसको 1 अनुपात में मिलाएंगे तो उस एसिड को कहते हैं अम्लराज, और इसमें सोना आराम से घुल जाएगा, पूरा गल जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा कि सोना और चांदी को किस द्रव में घोला जाता है? तो अम्लराज में। अम्लराज किस किस अम्ल का बना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। फिर दूसरा अगर क्वेश्चन पूछे कि एक्वा राजा में अनुपात बताइए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा उसको 3:1 में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है? एक कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? दोस्तों इससे पहले हम लोग क्या देखे? धातु। ठीक है, तो धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में होता है? वो हो जाएगा पारा। फिर दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे अधातु। अधातु है और वो भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वो होगा ब्रोमीन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। फिर एक सवाल दोस्तों यहाँ पर से ही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है? तो चमक किस में हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, याद रखिएगा आयोडीन में चमक होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? वो हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपके एग्जाम में अगर पूछे कि कोई भी, ठीक है, कि कोई भी धातु से तार खींचने का जो गुण है उसको क्या कहते हैं?
उसको याद रखिएगा। तन्यता, तन्यता कहेंगे कोई भी धातु से तार खींचने की गुण को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मैंने अभी पढ़ाया आपको और वही सवाल इसमें है। प्रश्न है एक्वारेजिया, जिसे रॉयल जल या फिर अम्लराज कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण का जो अनुपात है वो पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि ये जो HCl होता है इसका अनुपात होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 1, यानी 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि धातु का पतला तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, हो जाएगा तन्यता। नेक्स्ट सवाल है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, यानी धातु को मारने से फैल जाता है मोटी चादर, पतली पतली चादर की तरह। उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, उस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता कहते हैं उस गुण को। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों वही है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है, तो हो जाएगा आयोडीन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सवाल जरूर आएगा। सवाल क्या है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको हमेशा से ही मतलब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो दिक्कत आता होगा, ठीक है, कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कौन सा अल्कोहल ग्रुप का है, कौन सा कीटोन ग्रुप का है, कौन सा एल्डिहाइड का, मतलब आपको कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ दोस्तों। अगर आपको कहीं पर भी सी और ओ दिख जाए तो ये जो ग्रुप है ये है कीटोन ग्रुप, ठीक है। अगर आपको कहीं पर मिले CHO तो ये जो ग्रुप है दोस्तों ये हो जाएगा एल्डिहाइड। समझ में आ गया। फिर दोस्तों अगर आपको कहीं पर सिर्फ और सिर्फ O और H मिल जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछे तो याद रखना है COOH। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 4 ठो ही याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मिस्टेक है मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद क्या क्वेश्चन है मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उनके यौगिक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाना वाला सवाल है, उसमें पूछता है कि एल्केन का फॉर्मूला बताइए, एल्कीन का फॉर्मूला बताइए या फिर एल्काइन का फॉर्मूला बताइए। दोस्तों मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, आप लोग को याद रखना है, उससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। दोस्तों पहला है एल्केन, फिर है एल्कीन, फिर है एल्काइन। ये 3 के ऊपर ही पूरा का पूरा सवाल आता है। दोस्तों अगर पूछे आपको एल्कीन का फॉर्मूला तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, CnH2n+2। और अगर एल्कीन का पूछे CnH2n और एल्काइन का पूछे CnH2n-2। ये 3 फॉर्मूला 100% एग्ज़ाम में एक गो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ये वाला कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और सुबह शाम एक बार ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम होने तक, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपको सवाल। इस सवाल में पूछा गया था आपके लिए एल्कीन एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का था दोस्तों, तो याद रखिएगा सवाल था, ठीक है। ये भी सवाल होता तो CnH2n।
अगर एल्काइन पूछता से तो CnH2n-2 याद कैसे रखेंगे वो बता रहा हूँ अब। दोस्तों एल्केन पूछे, एल्कीन पूछे और एल्काइन पूछे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफरेंस है वो है बाद वाला डिजिट। दोस्तों पहले वाला है +2, उसके बाद वाला 0, उसके बाद -2, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला। मैं एक बार फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ, आप लोग भी ऐसे लिखने का कोशिश कीजिए। CnH2n+2 अगर केन वाला पूछे तो ये ए होगा, ठीक है। अगर कीन वाला पूछे तो कैसे होगा, यहाँ तक सेम टू सेम CnH2n, वहाँ पर तो +2 -2 कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर काइन वाला पूछे तो क्या होगा CnH2n-2। आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना ही है, ठीक है। और आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं बता दिया हूँ। तो ये वाला +2 है, मतलब यही पूछा था केन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्ट आपको रटना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, यानी CHO जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स कहते हैं CHO को। COOH को कहते थे हम, अभी देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और OH को कहते हैं एल्कोहल, ठीक है। और अगर आपको कीटोन पूछे तो हो जाएगा CO सिर्फ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, एल्डिहाइड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से सवाल, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत आपको मजा आएगा। दोस्तों पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आपको ये समझना है कि पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बनाने का कोशिश किसने किया था, डॉवर्नियर, ठीक है। और उसने त्रिक सिद्धांत दिया था, यानी 3 के तत्वों को एक साथ जोड़ा था। उसके बाद आए थे न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने सिद्धांत दिया था अष्टक सिद्धांत। दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। डॉवर्नियर ने क्या दिया था, त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक सिद्धांत। उसके बाद आए थे कौन, मेंडलीफ आए थे। उसने जो सिद्धांत दिया था वो परमाणु भार के आधार पर वो पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था। दोस्तों ये सभी के सभी फेल हो गए जब आधुनिक आवर्त सारणी आया, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर आया, ठीक है। तो परमाणु संख्या के आधार पर आया था। तो और यही सवाल में आपको पूछा जा रहा था, फिर तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण किया गया था। अगर आपको पूछे कि किसने किया था तो याद रखिएगा मोसले, हेनरी मोसले ने किया था, परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी दोस्तों आवर्त किसे कहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग को समझ लेना है। और अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप लोग देखिए, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सवाल पूछा है कि कितना आवर्त होता है, तो दोस्तों आवर्त ऐसे में गिनते हैं, ठीक है। आवर्त ऐसे में गिनते हैं, और आवर्त को कहते हैं पीरियड, ठीक है। और 7 गो पीरियड होता है आधुनिक आवर्त सारणी में। आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप गिन सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों इसी में एक सवाल आएगा, ऐसे जो स्तंभ जैसा होता है वर्ग कहते हैं उसको, वो कितना होता है, वो भी याद रखिएगा, वर्ग 18 होता है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना पीरियड यानी आवर्त होते हैं 7 गो, वर्ग यानी ग्रुप कितना होता है 18 गो। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कितना एलिमेंट है तो 118 है दोस्तों। अभी लेटेस्ट में तो 119
आ गया है, यानी एक को जुड़ गया है, लेकिन आपको याद रखना है 118, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल से हम अगर कुछ सवाल पढ़ना चाहेंगे तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 गो टेबल से पढ़िए। ग्रुप 1, ठीक है, मतलब मृदा धातु, उसके बाद है क्षारीय मृदा धातु, और नेक्स्ट है हो जाएगा दोस्तों आपको पढ़ना है हैलोजन ग्रुप, और लास्ट इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस समूह जो ग्रुप 18 है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब है, ठीक है। तो इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी कोई आपको पीरियडिक टेबल में कोई ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ना है, और जितना मैं बता दे रहा हूँ वो मोर देन इनफ है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है, मेंडलीव ने अपने कार्य प्रारंभ किया था तब कितने तत्व थे? तो मेंडलीव जो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त दिए थे, और इसे ही आवर्त सारणी के जनक फादर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसने जब अपना कार्य स्टार्ट किया था तो उसमें दोस्तों 63 तत्व था, याद रखिएगा, ठीक है, 63 तत्व था। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज 31 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आप लोगों को करीबन 150 से 200 सवाल आप लोगों को रटा दिया। अगर आप लोग फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लेते हैं तो आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं कंसेप्ट के ज़रिए ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, आपको नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, क्लास 10 के ही साइंस के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग प्रकाश, इलेक्ट्रिक करंट और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।